हेलो स्टूडेंट्स, डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स थर्ड ईयर के सब्जेक्ट एडवांस माइक्रो प्रोसेसर में माइक्रो कंट्रोलर EL302 के फर्स्ट यूनिट 8086 माइक्रो प्रोसेसर के थर्ड वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है पिन डायग्राम ऑफ 8086। 8086 का पिन डायग्राम, जो 8086 की आईसी है उसकी हर पिन का डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि कौन से पिन किस पर्पस के लिए यूज आती है। पिन डायग्राम ऑफ 8086। 8086 एक 40 पिन की ड्यूअल अनलाइन पैकेज आईसी है। ड्यूअल अनलाइन पैकेज का मतलब होता है इस पैकेज में जो भी पैकेज होता है आईसी का, उसमें पैरेलली दोनों तरफ जो पिन नंबर्स होते हैं वो बटे हुए होते हैं। लेफ्ट साइड में 20, राइट साइड में 20, तो हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, इसीलिए इसे ड्यूअल अनलाइन पैकेज बोलते हैं। यहाँ पे हर पिन का फंक्शन दे रखा है जो हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे। फर्स्ट है एड्रेस और डेटा बस बाय डायरेक्शनल। 8086 में जो डेटा बस होती है वो 16 बिट की होती है और एड्रेस बस 20 बिट की होती है। तो स्टार्टिंग की जो एड्रेस बस होती है A0 से A15, वो डेटा बस D0 से D15 के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होती है ताकि पिन नंबर्स को रिड्यूस किया जा सके। तो यहाँ पे AD0 से AD14 आपके पिन नंबर 2 से 16 पर है और AD15 होती है पिन नंबर 39 पर। Lower order address bus A0 to A15 are multiplexed with data bus D0 to D15. When these lines are used to transmit memory address, the symbol A is used, for example A0 to A15. इन buses को जब हम address transmit करने के लिए use करते हैं तब हम इसके लिए symbol use करते हैं A, यानी A0 से A15, और जब इन्हीं lines पर हम data transmit करते हैं तो हम symbol use करते हैं D, यानी D0 से D15। अगर हम 8 बिट के ट्रांसफ़र के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हम D0 से D7 या D8 से D15 भी यूज़ कर सकते हैं। इसे लोअर ऑर्डर डेटा बस कहते हैं, D0 से D7, और D8 से D15 को हायर ऑर्डर एड्रेस बस कहते हैं, सॉरी डेटा बस। एड्रेस और स्टेटस यूनिडायरेक्शनल। इसके अलावा जो हायर ऑर्डर एड्रेस बस होती है A16, A17, A18 और A19, वो स्टेटस बस के साथ मल्टीप्लेक्स्ड होती है S3, S4, S5 और S6। पिन नंबर 35 से 38 पर ये पिन्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे देखिए ये एरो सिर्फ बाहर की तरफ जा रहा है, ये यूनिडायरेक्शनल है। माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी को एक्सेस करने के लिए इस पे एड्रेस देगा, तो ये सिर्फ बाहर की तरफ जा रहा है। डेटा बस बाई डायरेक्शनल होती है क्योंकि डेटा आ भी सकता है और डेटा जा भी सकता है। हाई ऑर्डर एड्रेस बस और मल्टीप्लेक्स विद स्टेटस सिग्नल्स। A16 से A19, S3 से S6 तक आपके मल्टीप्लेक्स्ड होती है। स्टेटस सिग्नल्स क्या होते हैं? माइक्रो प्रोसेसर के फंक्शनिंग स्टेटस को जो सिग्नल्स बताते हैं उन्हें हम स्टेटस सिग्नल कहते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इस वक्त किस प्रकार का ऑपरेशन कर रहा है। During the first clock cycle, it carries 4-bit address. फर्स्ट क्लॉक साइकिल के दौरान ये एड्रेस बस की तरह काम में आती है, 4 बिट का हायर ऑर्डर एड्रेस लेके जाती है, एंड लेटर इट कैरीज अ स्टेटस सिग्नल। और फर्स्ट क्लॉक साइकिल के बाद T2, T3 और T4 में ये स्टेटस सिग्नल कैरी करती है कि माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार का ऑपरेशन अभी एग्जीक्यूट कर रहा है। A16 to A19 are used for carrying higher 4-bit of address. S3 to S6 are used for carrying status signals. स्टेटस सिग्नल्स जो हैं S3, S4, S5 और S6, उनके बारे में देख लेते हैं हम। S3 और S4 जो हैं ये बताते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर इस वक्त मेमोरी के कौन से सेगमेंट को एक्सेस कर रहा है। अगर S3, S4 की वैल्यू 00 है तो म्यूपी इस वक्त एक्स्ट्रा सेगमेंट को एक्सेस कर रहा है, जो भी डेटा का आदान प्रदान है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट से हो रहा है। अगर S3, S4 की वैल्यू 10 है तो स्टैक सेगमेंट से, 10 है तो कोड सेगमेंट से, और 11 है तो डेटा सेगमेंट से। तो S3 और S4 की जो वैल्यूज होती हैं उनसे माइक्रो प्रोसेसर का स्टेटस पता चलता है कि वो मेमोरी के कौन से सेगमेंट से डेटा का आदान प्रदान कर रहा है। फिर आता है S5. It indicates the status of the interrupt enable flag which is updated at the beginning of each cycle. S5 जो है वो इंटरप्ट इनेबल फ्लैग का स्टेटस बताता है। इंटरप्ट इनेबल फ्लैग क्या होता है कि इंटरप्ट्स इनेबल हैं या नहीं। इंटरप्ट का जो भी स्टेटस है कि इंटरप्ट्स हमने मास्क कर रखे हैं या अनमास्क कर रखे हैं, म्यूपी इस वक्त इंटरप्ट्स को लेगा या नहीं लेगा, वो इंटरप्ट इनेबल फ्लैग से पता चलता है। तो उसके स्टेटस को कि वो 0 है या 1 S5 बताता है। इंटरप्ट इनेबल फ्लैग का जो स्टेटस होता है वो हर साइकिल की शुरुआत में एक बार अपडेट कर दिया जाता है
माइक्रो प्रोसेसर एक बार काम करना शुरू करता है उससे पहले चेक कर लेता है कि इसका स्टेटस क्या है और वही स्टेटस इस लाइन पर अपडेट कर दिया जाता है। S6 When low it indicates the 8086 is in control of the bus. S6 पर अगर 0 है तो मतलब बसेस किसके कंट्रोल में है, खुद माइक्रो प्रोसेसर 8086 के कंट्रोल में। During a hold acknowledge clock period, the 8086 try states the S6 pin. अगर होल्ड एक्नॉलेज साइकिल चल रही है मतलब माइक्रो प्रोसेसर ने अपनी जो बसेस है वो दूसरे कंट्रोलर को दे रखी है, तो उस वक्त S6 पिन को ट्राई स्टेट कर दिया जाता है। ट्राई स्टेट मतलब हाई इम्पिडेंस स्टेट कर दिया जाता है। एंड दिस अलाउज अनदर बस मास्टर टू टेक कंट्रोल ऑफ द स्टेटस बस। और जैसे ही S6 ट्राई स्टेट होगी, हाई इम्पिडेंस स्टेट में चली जाएगी, वैसे ही दूसरे बस मास्टर के पास बसेस का कंट्रोल चला जाता है। तो ये एक्चुअली में S6 जो है वो बस कंट्रोल को बता रहा है कि बस का कंट्रोल 8086 के पास है या फिर किसी दूसरे बस मास्टर के पास है। S5 ये बताता है कि म्यूपी इस वक्त इंटरप्ट्स को हैंडल करेगा या नहीं करेगा, इंटरप्ट इनेबल है या डिसेबल है। और S3 S4 ये बताते हैं कि म्यूपी मेमोरी के किस पार्ट को एक्सेस कर रहा है। नेक्स्ट है पिन नंबर 17 पर होता है NMI, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। NMI देखिए अब बाय डायरेक्शनल पिन है। बाय डायरेक्शनल पिन इसलिए है क्योंकि जब हम इसको मिनिमम मोड में यूज करते हैं तो यहाँ पे इंटरप्ट्स आ सकते हैं, और जब हम इसको मैक्सिमम मोड में यूज करते हैं तो ये इंटरप्ट्स दे भी सकता है। दिस इज एन एज ट्रिगर्ड इनपुट विच रिजल्ट्स इन अ टाइप 2 इंटरप्ट। NMI जो है नॉन मास्केबल इंटरप्ट, वो एक प्रकार का एज ट्रिगर्ड इनपुट है। एज ट्रिगर मतलब ये कब ट्रिगर होगा, ये कब ऑन होगा, ये कब म्यूपी इसको देखेगा। म्यूपी को कैसे पता चलेगा कि NMI पे एक सिग्नल आया है एज से। जो भी सिग्नल हम यहाँ पे देंगे उसकी जो एज होगी 0 से 1 पे, जैसे ही वो सिग्नल चेंज करेगा वैसे ही म्यूपी को पता चल जाएगा कि NMI पे एक इनपुट आया है। तो ये एज ट्रिगर्ड इनपुट है जो एज से ट्रिगर होता है। ट्रिगर मतलब स्टार्ट होना। Which results in a type 2 interrupt. NMI type 2 interrupt है। 8086 में टोटल 256 इंटरप्ट्स होते हैं, तो वो अलग अलग टाइप में डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कैटेगरी बनाई गई है। तो NMI जो है वो टाइप 2 इंटरप्ट है। A subroutine is then vectored through an interrupt vector lookup table which is located in the system memory. अगर ये इंटरप्ट इनिशिएट होता है तो मेमोरी में एक इंटरप्ट वेक्टर लुकअप टेबल रखी हुई होती है। उस टेबल में से इस इंटरप्ट का एड्रेस देखा जाता है और उस एड्रेस पे जो भी सब रूटीन होता है उसको स्टार्ट किया जाता है। सब रूटीन क्या होता है? इंटरप्ट्स को हैंडल करने के लिए जो प्रोग्राम्स अलग से मेमोरी में लिखे हुए होते हैं वो सब रूटीन कहलाते हैं। ऐसे सब प्रोग्राम्स जिन्हें इंटरप्ट मिलने पर माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है उन्हें सब रूटीन कहते हैं। इंटरप्ट वेक्टर लुकअप टेबल एक टेबल होती है जिसमें हर इंटरप्ट का सब रूटीन का एड्रेस लिखा हुआ होता है कि अगर टाइप 0 इंटरप्ट आया है तो उसको इस एड्रेस पे भेजना है, टाइप 1 इंटरप्ट है तो इस एड्रेस पे भेजना है, टाइप 2 इंटरप्ट है तो इस एड्रेस पे भेजना है। तो इस तरह से 256 इंटरप्ट्स के अलग अलग एड्रेसेस उसमें लिखे हुए हैं, वो इंटरप्ट वेक्टर लुकअप टेबल कहलाती है और ये टेबल मेमोरी में स्टोर्ड होती है। तो जैसे ही NMI के पिन पर इंटरप्ट आता है वैसे ही मेमोरी में से उस लुकअप टेबल को देखा जाता है कि टाइप 2 इंटरप्ट का एड्रेस क्या है और उस एड्रेस पे जो भी सब रूटीन जो भी प्रोग्राम लिखा हुआ है उसे माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट करता है। A transition made from low to high initiates the interrupt at the end of the current instruction. तो जैसा मैंने बताया था एज ट्रिगर्ड। एज ट्रिगर्ड मतलब जैसे ही 0 से हाई पे वो जाता है वैसे ही इस इंटरप्ट को स्टार्ट वो कर देता है। एट द एंड ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन, म्यूपी जो भी काम कर रहा है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही ये इंटरप्ट इनिशिएट होगा, बीच में नहीं होगा। जो भी इंस्ट्रक्शन उसका जो अभी करंट इंस्ट्रक्शन चल रहा है, अभी फिलहाल में जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है उसके बीच में भी अगर ये इस पे सिग्नल आ जाता है 0 से 1 तो भी ये इनिशिएट नहीं करेगा इंटरप्ट को। इंटरप्ट तभी इनिशिएट होगा जब वो इंस्ट्रक्शन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट है पिन नंबर 18 पे INTR, इंटरप्ट रिक्वेस्ट। INTR पिन नंबर 18 पे है। आप देखिए यूनिडायरेक्शनल लाइन है, इंटरप्ट की रिक्वेस्ट माइक्रो प्रोसेसर तक बाहर की पेरिफेरल्स के जरिए जाती है।
ये एक इनपुट सिग्नल है, जो बाहर के डिवाइसेस हैं, एक्सटर्नल डिवाइसेस, वो माइक्रो प्रोसेसर को इंटरप्ट रिक्वेस्ट भेजती हैं। दिस इज अ ट्रिगर्ड इनपुट विच इज मास्केबल। ये भी एक ट्रिगर्ड इनपुट है और ये किस प्रकार का है? मास्केबल है। मास्केबल मतलब इसे माइक्रो प्रोसेसर मास्क कर सकता है, छुपा सकता है, डिले कर सकता है, इग्नोर कर सकता है। This is sampled during the last clock cycles of each instruction to determine the availability of the request. माइक्रोप्रोसेसर जब भी इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करता है तो हर इंस्ट्रक्शन की लास्ट क्लॉक साइकिल में यानी T4 में वो इस पिन को चेक करता है कि इस पिन पे कोई रिक्वेस्ट आई है या नहीं आई है। If any interrupt request is pending, the processor enters the interrupt acknowledge cycle. यदि उसको यहाँ पे सिग्नल हाई मिलता है, कोई भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट मिलती है, तो माइक्रो प्रोसेसर इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल INTA साइकिल में चला जाता है, मतलब कि उसको एक्नॉलेज कर देता है, उसको एक्सेप्ट करके एक्नॉलेज कर देता है। दिस सिग्नल इज एक्टिव हाई। ये एक्टिव हाई सिग्नल है। इस पिन पे जब हाई सिग्नल आएगा तभी ये इनिशिएट होगा। नेक्स्ट है रीसेट पिन नंबर 21 पर। 21 पे होता है आपका रीसेट। ये भी आप देखिए यूनिडायरेक्शनल पिन है, अंदर की तरफ डायरेक्शन है, यानी बाहर से हम माइक्रो प्रोसेसर को एक सिग्नल देते हैं इस पिन पे और म्यूपी उससे रीसेट हो जाता है। इट इज एन इनपुट सिग्नल विच कॉजेज द प्रोसेसर टू इमीडिएटली टर्मिनेट इट्स प्रेजेंट एक्टिविटी। ये एक इनपुट सिग्नल है जिसकी वजह से प्रोसेसर क्या करता है, जो भी काम कर रहा होता है तभी के तभी उसे खत्म कर देता है। This signal must remain active high for at least 4 clock cycles. अब ये जो सिग्नल है वो कम से कम 4 क्लॉक साइकिल्स के लिए हाई रहना चाहिए, तभी ये सिस्टम रीसेट होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये इसीलिए रखी गई है कंडीशन ताकि गलती से अगर कभी कोई नॉइज या कोई गलती से वायर हमसे यहाँ पर अटैच हो जाए या फिर सर्किट में ही कहीं कोई वायर इस पर लग जाए और इसको हाई सिग्नल मिल जाए तो उसकी वजह से माइक्रो प्रोसेसर रीसेट नहीं हो जाए, क्योंकि म्यूपी रीसेट हो गया तो उसमें जो भी डेटा है रजिस्टर्स में या पॉइंटर्स में वो सब ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ इसको हम वाकई में रीसेट करना चाहते हैं तो इसकी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 4 क्लॉक साइकिल्स तक T1, T2, T3 और T4 तक इसको क्या रहना होता है? हाई। अगर 4 क्लॉक साइकिल्स तक लगातार ये हाई रहता है तो ये माना जाता है कि ये गलती से नहीं है, ये वाकई में इसको रीसेट करने के लिए सिग्नल दिया गया है। नेक्स्ट है रेडी, जो पिन नंबर 22 पे होता है। रेडी सिग्नल्स भी बाहर के डिवाइसेस भेजती हैं 8086 को, जो स्लो होती हैं। दिस इज द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द स्लो डिवाइस और मेमोरी दैट दे हैव कंप्लीटेड द डेटा ट्रांसफर। जो स्लो डिवाइसेस और या फिर मेमोरी अगर स्लो पड़ रही है CPU से, तो उन्होंने जब डेटा ट्रांसफर कर लिया है तो उसका एक्नॉलेजमेंट भेजती हैं वो इस पिन से। इनपुट सिग्नल है, जैसे ही वो इस पे हाई सिग्नल भेजेंगी वैसे ही म्यूपी को पता चल जाएगा कि वो डेटा ट्रांसफर के लिए रेडी है। The signal made available by the devices is synchronized by the 8284A clock generator to provide ready input to the 8086. जो 8086 होता है ये खुद की क्लॉक जनरेट नहीं करता। तभी हमने देखा कि पीछे एक पिन थे जिसपे हम क्लॉक सिग्नल देते हैं। तो 8086 जो है उसके लिए क्लॉक कौन जनरेट करता है? 8284। तो जो भी डिवाइसेस रेडी सिग्नल को यूज करती हैं इसके साथ सिंक्रोनाइज होने के लिए, वो सिग्नल कहाँ से लिया जाता है? 8284 क्लॉक जनरेटर से, ताकि इसका और 8086 का टाइमिंग क्या हो? सेम हो। द सिग्नल इज एक्टिव हाई। एक्टिव हाई सिग्नल है, जब इस पे 1 आएगा तभी ये सिग्नल माइक्रो प्रोसेसर को बताएगा कि डिवाइसेस रेडी हैं। नेक्स्ट है पिन नंबर 23 पे टेस्ट। टेस्ट इनपुट इज टेस्टेड बाय द वेट इंस्ट्रक्शन। ये जो इनपुट है इसके ऊपर बार है तो ये एक्टिव लो इनपुट है। ये इनपुट टेस्ट किया जाता है वेट इंस्ट्रक्शन द्वारा। प्रोग्राम में हम एक इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं वेट, उसके द्वारा ये टेस्ट किया जाता है। 8086 will enter a wait state after execution of the wait instruction. जैसे ही हम वेट इंस्ट्रक्शन देते हैं प्रोग्राम में वैसे ही 8086 वेट स्टेट में चला जाता है एंड विल रिज्यूम एग्जीक्यूशन ओनली व्हेन द टेस्ट इज मेड लो बाय एन एक्टिव हार्डवेयर। और ये तभी वापस से अपनी वेट स्टेट से बाहर आता है, अपना एग्जीक्यूशन माइक्रो प्रोसेसर तभी स्टार्ट करता है जब बाहर से किसी डिवाइस द्वारा इस पिन पर लो सिग्नल दिया जाए। ये एक्चुअली में यूज इसलिए आता है कि बाहर जो भी डिवाइस है वो अभी रेडी है या नहीं है उसको सिंक्रोनाइज करवाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर को वेट स्टेट में डाल दिया। जैसे ही वो डिवाइस माइक्रो प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी
वैसे ही वो इस पे एक एक्टिव लो सिग्नल भेजेगी जिससे म्यूपी अपनी वेट स्टेट से बाहर आके एग्जीक्यूशन शुरू कर देगा। This is used to synchronize an external activity to the processor internal operation. इस पिन के द्वारा हम किसी भी बाहर की डिवाइस को प्रोसेसर के साथ सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। Next is bus high enable या S7. It is used to enable data onto the most significant half of data bus D8 से D15. BHE जो सिग्नल होता है बस हाई इनेबल, ये एक्टिव लो सिग्नल है, इसके ऊपर भी बार है। ये हायर ऑर्डर डेटा बस को इनेबल करने के लिए यूज में आता है। 8086 में एक्चुअली 16 बिट की डेटा बस है D0 से D15, लेकिन मोस्टली जो इन पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं वो 8 बिट पे काम करती हैं। तो अगर हमें 8 बिट का डेटा भेजना है तो उसके लिए हम D0 से D7 वाले वायर भी यूज कर सकते हैं और D8 से D15 वाले भी यूज कर सकते हैं। तो उस केस में डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि डेटा D0 से D7 पे आ रहा है या D8 से D15 पर आ रहा है, उसके लिए हम कौन सा सिग्नल लिखते हैं, BHE। BHE सिग्नल से क्लियर होता है कि जो डेटा है वो हायर ऑर्डर डेटा बस D8 से D15 पे जा रहा है। अगर ये हाई है तो डेटा D0 से D7 यानी लोअर ऑर्डर डेटा बस पे जाएगा, और अगर ये 0 है, ये लो है, तो हायर ऑर्डर डेटा बस पे जाएगा। 8-bit device connected to upper half of the data bus use BHE signal. It is multiplexed with the status signal S7. BHE वाली जो पिन होती है उस पे S7 status signal 7 भी multiplexed होता है। फर्स्ट क्लॉक साइकिल के लिए BHE जाता है, उसके बाद उस पे S7 जाता है। S7 is available during T2, T3 and T4. बाकी की T states के लिए status signal जाता है। The signal is active low, ये भी active low signal है, and floats to try state during hold state. और जो होल्ड स्टेट होती है, माइक्रो प्रोसेसर जब होल्ड स्टेट में होता है, जब उसने अपनी बसेस दूसरे बस कंट्रोलर्स, DMA या फिर दूसरे प्रोसेसर्स के लिए छोड़ दी होती है, उस टाइम ये स्टेटस सिग्नल ट्राई स्टेट होता है यानी हाई इम्पीडेंस स्टेट में होता है। This pin is low during T1 state for the first interrupt acknowledge cycle. और यदि अगर इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल चल रही है तो उस वक्त T1 के दौरान इस पिन पर क्या होता है, लो सिग्नल। तो एक्चुअली में जो S7 होता है वो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट साइकिल का स्टेटस बताने के लिए यूज में आता है। ये अगर लो है तो उस वक्त कौन सी साइकिल चल रही है, इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल। नेक्स्ट है VCC पिन नंबर 40 पे। VCC इज पॉजिटिव 5 वोल्ट सप्लाई जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर जितने भी हमारे सर्किट्स उनको चलाने के लिए चाहिए। और ग्राउंड है पिन नंबर 1 और 20 पे जो रिटर्न पाथ या ग्राउंड पाथ देता है IC के लिए। क्लॉक है पिन नंबर 19 पे। द क्लॉक इनपुट प्रोवाइड्स द बेसिक टाइमिंग फॉर प्रोसेसर ऑपरेशन एंड बस कंट्रोल एक्टिविटी। क्लॉक प्रोसेसर को अपने ऑपरेशन के लिए टाइमिंग सिग्नल्स और बस के लिए कंट्रोल सिग्नल्स प्रोवाइड कराती है। इट्स एन असिमेट्रिक स्क्वायर वेव। 8086 जो यूज करता है क्लॉक सिग्नल वो किस प्रकार का होता है, असिमेट्रिक स्क्वायर वेव। असिमेट्रिक मतलब स्क्वायर वेव जो होती है वो सिमेट्रिक नहीं होती, सीधी स्टैंडिंग लाइंस नहीं होती हैं, टिल्टिंग लाइंस होती हैं, असिमेट्रिक जो असमान है। इसी तरह से पिन नंबर 33 पर एक पिन होती है आपकी MNMX। MNMX क्या बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर मिनिमम मोड में काम कर रहा है या फिर मैक्सिमम मोड में। 8086 में एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी है कि हम उसे मिनिमम मोड या मैक्सिमम मोड में से किसी एक मोड में काम करवा सकते हैं। मिनिमम मोड में ये होता है माइक्रो प्रोसेसर अकेला काम करता है 8086 सिंगल प्रोसेसर, तो ऑफ कोर्स वो सिंगल काम कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस कम होती है, उसकी प्रोसेसिंग स्पीड कम होती है। और अगर हम इस पिन पर लो सिग्नल देते हैं क्योंकि MX के ऊपर बार है तो ये मैक्सिमम मोड में काम करता है, यानी एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स मिलकर काम करते हैं। 8086 के साथ 8087 या 8089 कंबाइन होकर काम करते हैं। तो क्योंकि एक से ज़्यादा प्रोसेसर्स एक साथ काम कर रहे हैं तो प्रोसेसिंग परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट है रीड। बार है ऊपर तो एक्टिव लो सिग्नल है यानी 0 पे एक्टिव होगा, पिन नंबर 32 पर है जो रीड ऑपरेशन को इनेबल करता है। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ 8086। अब सारी पिन्स हमने पढ़ ली हैं लेकिन पिन नंबर 24 से 31 अब डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि ये जो पिन्स हैं 24 से 31 तक 8 पिन्स, इनका फंक्शन मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड के अकॉर्डिंग अलग अलग होता है। इसीलिए यहाँ पे आप देखिएगा पिन डायग्राम में दो फंक्शंस बता रखे हैं हर पिन के।
तो ये वाले जो फंक्शंस हैं ये है मिनिमम मोड के फंक्शंस और ये है मैक्सिमम मोड के फंक्शंस। तो हम पहले मिनिमम मोड के फंक्शंस देखेंगे और फिर हम मैक्सिमम मोड के फंक्शंस देखेंगे। 8086 microprocessor can work in two modes of operations, minimum mode and maximum mode. In minimum mode of operation, the microprocessor do not associate with any coprocessor. मिनिमम मोड में माइक्रोप्रोसेसर किसी दूसरे प्रोसेसर के साथ काम नहीं करता है एंड कैन नॉट बी यूज फॉर मल्टी प्रोसेसर सिस्टम्स। तो वो मल्टी प्रोसेसर सिस्टम में यूज नहीं आ सकता। मल्टी का मतलब बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ। In the maximum mode, the 8086 can work in multiprocessor or co-processor configuration. मैक्सिमम मोड में 8086 मल्टी प्रोसेसर यानी बहुत सारे प्रोसेसर्स एक साथ या फिर को प्रोसेसर जो आपस में मिलकर काम करें उन कॉन्फ़िगरेशंस में काम कर सकता है। मिनिमम और मैक्सिमम मोड ऑपरेशंस आर डिसाइडेड बाय द पिन MN और MX। ये वाली जो पिन होती है पिन नंबर 33 इसके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि म्यूपी किस मोड में काम करेगा। When this pin is high, 8086 operates in minimum mode, otherwise it operates in maximum mode. जब ये high होती है पिन तो वो minimum mode में काम करता है और low होती है तो maximum mode में। Minimum mode signals of 8086। अब हम minimum mode के हिसाब से इन pins का function पढ़ते हैं। For minimum mode operation, the MNMX is tied to VCC. 8086 itself generates all the bus control signals. 8086 minimum mode में 8086 अपने bus control signal खुद generate करता है। bus control signal क्या होते हैं? read, write, ALE ये सब वो खुद generate करता है। INTA पिन नंबर 24। पिन नंबर 24 के लिए मिनिमम मोड में क्या फंक्शनिंग होगी? INTA और मैक्सिमम में QS1। तो अभी हम मिनिमम मोड के लिए पढ़ रहे हैं तो INTA इंटरप्ट एक्नॉलेज। ये एक एक्टिव लो सिग्नल है, ऊपर बार है। When the interrupt request is accepted by the processor, the output is low on this line. अगर माइक्रोप्रोसेसर जो भी इंटरप्ट रिक्वेस्ट आई है पिन नंबर पिन नेम INTR पे उसको एक्सेप्ट कर लेता है इंटरप्ट को, तो वो यहाँ पे लो आउटपुट भेजता है ताकि जो जुड़ी हुई डिवाइसेस हैं जिन्होंने इंटरप्ट भेजा था उनको पता चल जाए कि हमारी इंटरप्ट की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई है। नेक्स्ट है ALE पिन नंबर 25 एड्रेस लैच इनेबल used to demultiplex the address and data lines using external latches. एड्रेस लैच इनेबल जो होता है वो एड्रेस और डेटा बस जो है AD0 से AD15 उसे डीमल्टीप्लेक्स करने के लिए यूज में आता है। जब ये सिग्नल हाई होता है तो वो एड्रेस बस की तरह यूज आती है और जब ये लो होता है तब वो डेटा बस की तरह यूज आती है। नेक्स्ट है पिन नंबर 26 पे DEN एक्टिव लो सिग्नल है डेटा इनेबल। ये आउटपुट सिग्नल फ्रॉम द प्रोसेसर यूज्ड इन आउटपुट एनेबल फॉर द ट्रांसीवर्स। ये आउटपुट सिग्नल जो है वो ट्रांसीवर्स को इनेबल करता है। ट्रांसीवर्स क्या होते हैं? ट्रांसीवर इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर, जो ट्रांसमिट और रिसीव दोनों करते हैं। तो डेटा बस पे जो डेटा आता है या जाता है वो बफर्स जहाँ पे डेटा सेव होता है मेमोरी से आके या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से आके, तो उन ट्रांसमीटर रिसीवर यानी इनपुट बफर या आउटपुट बफर्स को इनेबल करने के लिए हम DEN सिग्नल यूज करते हैं। जब तक वो बफर्स इनेबल नहीं होंगे तब तक हम डेटा रीड या राइट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है DTR पिन नंबर 27 पे। ये एक्टिव हाई है TT और R के ऊपर बार है तो वो एक्टिव लो है, दैट इज डेटा ट्रांसमिट एंड रिसीव। Output signal from the processor to control the direction of the data flow through the 8286 और 8287 data transceivers। जो data transceivers हम यूज कर रहे हैं डेटा को ट्रांसमिट या रिसीव करने के लिए, उनकी डेटा की फ्लो ऑफ डायरेक्शन, डेटा का जो फ्लो है उसकी डायरेक्शन को बताता है DTR कि डेटा आउट है ट्रांसमिट हो रहा है या डेटा इन है रिसीव हो रहा है। तो ये डेटा की डायरेक्शन बताता है। नेक्स्ट है पिन नंबर 28 MIO यूज टू डिफरेंशिएट मेमोरी एक्सेस एंड IO एक्सेस। इससे पता चलता है कि माइक्रोप्रोसेसर मेमोरी के साथ ऑपरेट कर रहा है या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ ऑपरेट कर रहा है। फॉर मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शंस इट इज हाई एंड फॉर इन एंड आउट इंस्ट्रक्शंस इट इज लो। मेमोरी के साथ अगर काम कर रहा है तो ये हाई होगा और इनपुट आउटपुट के लिए ये लो होगा। तो जो भी हम एड्रेस भेजते हैं एड्रेस बस पे, वो एड्रेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का है या फिर मेमोरी का है, वो कैसे पता चलता है? MIO के द्वारा, इंटरफेसिंग सर्किट्स को। नेक्स्ट इज WR राइट पिन नंबर 29 पे। दिस इज राइट कंट्रोल सिग्नल asserted low whenever processor writes data to memory or IO port.
ये राइट कंट्रोल सिग्नल है, एक्टिव लो है। जब ये 0 होगा तभी माइक्रो प्रोसेसर डेटा राइट कर पाएगा मेमोरी में या फिर इनपुट आउटपुट में। नेक्स्ट है पिन नंबर 31 पे होल्ड। इनपुट सिग्नल to the processor from the devices requesting to grant the control of the bus. होल्ड जो सिग्नल है वो इनपुट सिग्नल है, बाहर से जो भी डिवाइसेस रिक्वेस्ट भेजना चाहती हैं माइक्रो प्रोसेसर की बस को यूज़ करने के लिए, वो इस पिन द्वारा भेजते हैं। मोस्टली ये डीएमए कंट्रोलर के लिए यूज़ आता है, दैट इज़ डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। ऐसी डिवाइसेस जो म्यूपी को हटाना चाहती हैं रास्ते में से, डायरेक्टली मेमोरी को एक्सेस करना चाहती हैं डेटा लेने या देने के लिए, रीड या राइट करने के लिए, वो डीएमए कहलाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और इन डिवाइसेस को माइक्रो प्रोसेसर या मेमोरी के साथ इंटरफेस कौन कराता है? डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर अलग से एक आईसी होती है जो पेरिफेरल डिवाइसेस को मेमोरी के साथ इंटरफेस करेंगी। तो ये डीएमए कंट्रोलर जब माइक्रो प्रोसेसर को रिक्वेस्ट भेजता है कि वो अपनी बसेस छोड़ दे, तब वो इस पिन के द्वारा भेजता है। नेक्स्ट इज HLDA। बस क्या होती है? बस वायर्स होते हैं डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए। तो अगर मेमोरी से कोई भी डेटा लेना है या देना है तो उसके लिए म्यूपी की बसेस की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मेमोरी के अलग से कोई वायर्स नहीं होते जहाँ से डेटा ट्रांसफ़र किया जा सके। नेक्स्ट इज HLDA। ये एक्टिव हाई सिग्नल है। अगर माइक्रो प्रोसेसर इस होल्ड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है तो इस HLDA पिन के द्वारा वो उन डीएमए कंट्रोलर को सिग्नल भेजता है, एक्नॉलेजमेंट सिग्नल, कि मैंने आपकी होल्ड की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली है, आप मेरी बसेस को यूज कर सकते हो। ये इनकमिंग सिग्नल है और ये आउटगोइंग सिग्नल है। ये जो बाय डायरेक्शनल है वो मैक्सिमम मोड में काम आएगा। नेक्स्ट हम इन पिन्स का फंक्शन पढ़ते हैं मैक्सिमम मोड के लिए, कि मैक्सिमम मोड में किस तरह से काम करेंगी। During maximum mode operation, M&MX is grounded, logic low. Maximum mode में काम कराने के लिए इस पिन को हम ग्राउंड कर देते हैं, क्योंकि ये एक्टिव लो है तो इसको लो सिग्नल देना है। पिन्स 24 एंड 31 आर रीअसाइंड। ये उनके नए फंक्शंस हैं 24 से 31 के पिन्स के। फर्स्ट हम देखते हैं QS0, QS1, पिन नंबर 24 एंड 25। Q स्टैंड फॉर क्यू स्टेटस। Q जो होती है माइक्रो प्रोसेसर में एक प्रीफेच क्यू होती है, जहां वो पहले से 6 बाइट्स को लाके रख लेता है मेमोरी से, ताकि मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लाने का जो टाइम है वो बच जाए और एग्जीक्यूशन की स्पीड बढ़ सके। द प्रोसेसर प्रोवाइड्स द स्टेटस ऑफ क्यू इन दीज लाइन्स। तो ये दोनों जो लाइन्स होती हैं, इनके थ्रू माइक्रो प्रोसेसर अपनी क्यू का स्टेटस बताता है। मैक्सिमम मोड में ये पिन क्या काम में आते हैं? जो दूसरी डिवाइसेस हैं, दूसरे प्रोसेसर्स हैं जो इसके साथ कनेक्ट होंगे, वो क्यू का स्टेटस जान सकें, उसके लिए ये स्टेटस हमें बाहर की तरफ चाहिए होता है। The queue status can be used by external device to track the internal status of the queue in 8086। जो बाहर की डिवाइसेस हैं उनको पता चल सके कि 8086 की क्यू का क्या स्टेटस है, उसके लिए सिग्नल्स यूज में आते हैं। अगर ये दोनों 0 हैं तो क्यू से इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। अगर इसकी वैल्यू 01 है तो क्यू से फर्स्ट ऑपकोड रीड किया गया है। अगर इसकी वैल्यू 10 है तो क्यू एम्प्टी है। अगर 11 है तो फर्स्ट बाइट के बाद जो सेकंड बाइट है वो क्यू से रीड किया गया है। तो इस तरह से ये क्यू का ऑपरेशन बताते हैं ये दोनों लाइंस। नेक्स्ट है S0, S1 और S2, पिन नंबर 26, 27 एंड 28। Status signals are used by 8-to-8 bus controller to generate bus timing and control signals। ये सिग्नल्स जो होते हैं ये मैक्सिमम मोड में काम आते हैं। ये इनके द्वारा 8-to-8 बस कंट्रोलर जो है उसे म्यूपी 8086 का स्टेटस पता चलता है कि वो किस प्रकार का ऑपरेशन कर रहा है, रीड राइट या मेमोरी से या इनपुट आउटपुट से, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने बस कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करता है। जैसे मैंने आपको बताया था, मिनिमम मोड में 8086 अकेला काम करता है तो वो अपने सिग्नल्स खुद जनरेट कर लेता है, लेकिन मैक्सिमम मोड में दूसरे प्रोसेसर्स भी उसके साथ मिलके काम करते हैं तो वो अपने सिग्नल्स खुद जनरेट नहीं करता। तो हम एक बाहर से एक बस कंट्रोलर यूज करते हैं 8288, जो सभी प्रकार के कंट्रोल सिग्नल्स यानी मेमोरी रीड, मेमोरी राइट, रीड, आईओ राइट, ALE, उन सब सिग्नल्स को जनरेट करता है। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मोड में एक से ज़्यादा प्रोसेसर एक साथ काम कर रहे हैं, तो हर प्रोसेसर सेम क्लॉक पे काम करे, सेम कंट्रोल सिग्नल पे काम करे। उसके लिए ज़रूरी है उनके सिंक्रोनाइजेशन के लिए कि सबको एक जैसा ही कंट्रोल सिग्नल प्राप्त हो, तो वो 8-to-8 बस कंट्रोलर जनरेट करता है।
उसके लिए उसको क्या चाहिए होते हैं, स्टेटस सिग्नल्स S0, S1 और S2 कि म्यूपी अभी किस प्रकार का ऑपरेशन कर रहा है, उसी के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, रीड का करना है, राइट का करना है या मेमोरी का करना है, इनपुट आउटपुट का करना है। तो ये स्टेटस सिग्नल्स। अब ये किस तरह से डिकोड किए जाते हैं, 000 अगर इनकी वैल्यू है तो इंटरप्ट एक्नॉलेज साइकिल चल रही है, 001 है तो इनपुट आउटपुट रीड, 010 तो इनपुट आउटपुट राइट, 011 हॉल्ट, 100 है तो कोड सेगमेंट को एक्सेस किया जा रहा है, 101 तो मेमोरी रीड, 110 मेमोरी राइट, और अगर 111 है तो माइक्रो प्रोसेसर पैसिव स्टेट में है, इनएक्टिव स्टेट में है। These pins are active during T4, T1 and T2 states. ये पिंस कब एक्टिव होती हैं, लास्ट मशीन साइकिल की लास्ट स्टेट T4 और नेक्स्ट मशीन साइकिल की फर्स्ट 2 स्टेट T1 एंड T2, और उसके बाद ये पैसिव स्टेट में चली जाती हैं, फिर इनका कोई काम नहीं रहता ड्यूरिंग T3 और TW। नेक्स्ट इज पिन नंबर 29 पे लॉक, an output signal activated by the lock prefix instruction। म्यूपी में एक इंस्ट्रक्शन होता है लॉक। लॉक इंस्ट्रक्शन क्या करता है, जिस भी इंस्ट्रक्शन के आगे हम लॉक लगा देते हैं, माइक्रो प्रोसेसर जब तक कि वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करता तब तक वो अपनी बसेस का कंट्रोल किसी और मास्टर को नहीं देता। दूसरे प्रोसेसर्स या दूसरे डिवाइसेस अगर उससे बस की रिक्वेस्ट करते हैं तो वो उस रिक्वेस्ट से उसका एग्जीक्यूशन किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं हो, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आए, उसके लिए उस इंस्ट्रक्शन के आगे हम क्या लगा देते हैं, लॉक। तो जब भी हम लॉक इंस्ट्रक्शन यूज करते हैं तब इस पिन पर, पिन नंबर 29 पर एक एक्टिव लो सिग्नल जनरेट हो जाता है। It remains active until the completion of the instruction prefixed by lock। और जब तक कि लॉक के आगे जो भी इंस्ट्रक्शन हमने लिखा हुआ है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये पिन एक्टिव रहती है। The 8086 output low on the lock pin while executing an instruction prefixed by lock to prevent other bus masters from gaining control of the system bus। अब क्योंकि इस पिन पर एक्टिव लो सिग्नल है, 0 आ रहा है, तो दूसरे जो बस मास्टर्स होते हैं उनको पता चल जाता है कि अभी माइक्रो प्रोसेसर ने अपनी बसेस को लॉक किया हुआ है, वो उन्हें रिलीज नहीं करेगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेजते। नेक्स्ट है पिन नंबर 30 और 31 पर RQGT0 एंड RQGT1। RQ स्टैंड फॉर रिक्वेस्ट एंड GT स्टैंड्स फॉर ग्रांट। Bus request or bus grant. These requests are used by other local bus masters to force the processor to release the local bus at the end of processor's current bus cycle। 8086 की buses को जब कोई दूसरे processors या दूसरे bus masters use करना चाहते हैं तो वो इस पिन से उसको रिक्वेस्ट भेजते हैं। प्रोसेसर जो भी काम कर रहा होता है वो जब खत्म हो जाएगा, उसकी जो लास्ट बस साइकिल होगी उस दौरान ये रिक्वेस्ट जो बसेस होती हैं वो दूसरे प्रोसेसर्स को दे दी जाती हैं। यहाँ पे दो रिक्वेस्टिंग सिग्नल पिन्स हैं 30 और 31, तो इन दोनों के जरिए जो दूसरे प्रोसेसर्स हैं वो इसको रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, लेकिन GT0 की प्रायोरिटी हाई है GT1 से, तो अगर दोनों पिन्स पे एक साथ रिक्वेस्ट आती है तो पहले GT0 को बसेस मिलती हैं, GT1 को वेट करना पड़ता है, और जब वो वहां से फ्री होंगी तो वो GT1 को दे दी जाती हैं। These pins are bidirectional। ये bidirectional pins हैं क्योंकि रिक्वेस्ट इनपुट भी यहीं से जा रहा है और ग्रांट का आउटपुट भी यहीं से आ रहा है। ग्रांट है कि बसेस रिलीज कर दी हैं, तो ये bidirectional है। थैंक यू स्टूडेंट्स।